हेलो जी बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं बर्बाद कर रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका ऑडिट का एग्जाम तो 1 साल पीछे जा चुका है ऑलमोस्ट। तो मैंने बच्चों से ना ग्रुप में पूछा कि कोई ऐसा टॉपिक है रिलेटेड जिसमें आपको लगे कि थोड़ी और मदद की जा सकती है मेरे द्वारा। ऐसे तो अपने ने सारे टॉपिक्स के इन डेप्थ रिवीजन कर ही लिए थे, सबके चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी बनाए हैं, सुपर क्वेश्चन भी बनाए हैं, एमसीक्यू भी कराए हैं, सब करवाया है और फुल डे मैराथन भी है, ऑडिट का सब किया हुआ है। तो बच्चों ने बोला सर ऑडिट ऑफ बैंक्स का थोड़ा सा बता दीजिए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि 31 तारीख को एग्जाम है, कल मैं 2 ढाई घंटा बैठा और मैंने बैठ के ना सारे क्वेश्चंस को एक जगह लिया, आरटीपी और पीवाईक्यू से, और उनको सॉल्व भी किया। और आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ अब, एक बड़ा ही कैप्सूल तरह का वीडियो जिसमें क्वेश्चन भी आपको दिखेगा और सोल्यूशन भी मेरे द्वारा करते हुए मैं आपको दिखा दूंगा, वो मैं सॉल्व करके लेके आया। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसमें बोलता है कि JKL एंड एसोसिएट आर चार्टेड अकाउंटेंट्स आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ IBS बैंक लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। ड्यूरिंग द ऑडिट दे ऑब्जर्व द फॉलोइंग आइटम्स इंक्लूडेड अंडर द इंटरेस्ट इनकम। इनको इंटरेस्ट इनकम के अंदर ये आइटम दिखाई दिए हैं। An amount of 5 lakh relating to short term crop loan where the installment was overdue for 1 crop season। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है और इंस्टॉलमेंट ड्यू है 1 crop सीजन में। An amount of 7 lakh relating to advances guaranteed equally by the government of India and the government of Tamil Nadu, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, where the installment has been overdue for more than 6 months। आपको बताना है व्हाट वुड बी द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर द अबव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या सही ट्रीटमेंट होगा। एट द सेम टाइम इंटरेस्ट इनकम में कितना रिकॉग्नाइज करना है और एनपीए कितना बनाना है। ऐसे क्वेश्चन में ना सबसे ऊपर पहले आप प्रोविजन लिखोगे, जहां पर आप क्या बताओगे जो आपको पता है प्रोविजन के बारे में। जैसे शॉर्ट टर्म क्रॉप सीजन में एनपीए तब रिकॉग्नाइज करते हैं अगर इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है फॉर 2 crop सीजन्स, नॉट 1 but 2। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो एडवांसेस होते हैं अगर वो 90 डेज से ज्यादा ड्यू है तो वो एनपीए हो जाते हैं, उनका इंटरेस्ट भी एनपीए हो जाता है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले रहते हैं उसमें एडवांस का जो अमाउंट है वो एनपीए नहीं होता है, बट उसका इंटरेस्ट एनपीए जैसा ट्रीट किया जाता है फॉर इंटरेस्ट इनकम के लिए। तो बेसिकली पहले वाले में जो 5 लाख रुपए हैं उनको इंटरेस्ट इनकम में लेके जाया जाएगा, वो एनपीए नहीं होगा, क्योंकि इट हैज नॉट बीन ड्यू फॉर 2 crop सीजन, वो सिर्फ 1 crop सीजन के लिए है। और दूसरे वाले पॉइंट में 7.5 लाख को दोनों ने गारंटी किया है, तो इसका प्रोविजन सिर्फ 3.5 लाख का बनेगा गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के रिलेशन में, स्टेट गवर्नमेंट वाले में। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एनपीए हो नहीं सकता, तो वो एनपीए होगा नहीं। तो जैसे इन्होंने हमसे सवाल पूछा कि कितना अमाउंट इंटरेस्ट इनकम में जाएगा, 5 लाख, और कितने अमाउंट के लिए हम एनपीए बनाएंगे, 3.5 लाख के लिए। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ठीक है। अगला सवाल। While verifying the provisions of advances of a branch of HFC Bank as a statutory auditor, CA Mini notices that the credit facility consisting of loan to GT Limited have been classified in D2 category। D2 category हुआ मतलब due for more than 1 year up to 3 years। ठीक है। तो मोर देन 1 year अप टू 3 years, अब याद करना, सबसे पहले 15% है स्टैंडर्ड में, उसके बाद है 25, फिर है 40, फिर है 100 सिक्योर्ड का। ठीक है। द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द अबव लोन अकाउंट इज 1.5 लाख, 150 लाख, 150 lakhs। इसमें से सिक्योर्ड है 100 एंड द ब्रांच हैज मेड अ प्रोविजन ऑफ 75। हमको देखना है सही है या नहीं। देखो सर, पहली बात सिक्योर्ड है अगर और D2 कैटेगरी में है, तो सिक्योर्ड पोर्शन का D2 कैटेगरी में सिर्फ 40% का रिजर्व बनता है, प्रोविजन। और जो अनसिक्योर्ड है 50 लाख का अमाउंट, उसका 100% का प्रोविजन बनता है। तो 50 का 100%, 40, 100 का 40%, टोटल प्रोविजन होना चाहिए 90 लाख, बट प्रोविजन है 75। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। D2 कैटेगरी में है, सिक्योर्ड वाले का 40% होता है, अनसिक्योर्ड वाले का 100%। आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 150 लाख, इससे आप सिक्योरिटी की वैल्यू लेस किए,
अनसिक्योर्ड आया 50 lakhs। अनसिक्योर्ड का 100% का प्रोविजन हो गया 50 लाख, सिक्योर्ड का 40% का प्रोविजन होगा 40 लाख। टोटल 90 lakhs का प्रोविजन बनना चाहिए, आपने 75 का बनाया है, तो क्या प्रोविजनिंग प्रॉपर हुई है? प्रोविजनिंग प्रॉपर नहीं हुई है। आगे, while conducting the statutory audit of a large branch of KNB Bank for the year 23-24, CA Hema observed that the profit and loss account of the branch reflects interest income of 80 crore and other income of 5 crore। मतलब इंटरेस्ट इनकम 80 करोड़ है एंड अदर इनकम 5 करोड़ है, ठीक है। She also noticed that few borrower accounts at the branch have slipped into NPA in the past period as well as in the current period, okay। Which audit procedure should be given? मतलब क्या हुआ है बेसिकली कि पीएनएल में इंटरेस्ट इनकम 80 करोड़ डाली गई है, लेकिन वो अकाउंट्स एनपीए बन गए हैं। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? देखो, टेक्निकली आपने अगर टेक्निकली अगर आपने ये एक्सेप्ट करके रखा है, ठीक है, ठीक है, अगर आपने एक एक्सेप्ट करके रखा है ये चीज, लेट्स से कि इतना तो बैड डेट होगा ही, मतलब इतना आपका इंटरेस्ट इनकम एनपीए हो गया, तो आपको इन सबको रिवर्स करना पड़ेगा। आपका रिवर्सल एंट्री पास करके आपको इन सब को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। इन सबको आपको रिवर्स करना पड़ेगा कि आपको वापस से इसको चार्ज करना पड़ेगा, मतलब 80 करोड़ को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये पूछ रहे हैं हमसे कि इसके लिए ऑडिट प्रोसीडियर क्या होगा। मैंने बोला ठीक है, बता देता हूं। सबसे पहले आपने जो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट की हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उस इंटरेस्ट इनकम को ऑल्सो अगर कोई गवर्नमेंट गारंटीड भी है ना एडवांस, उसकी भी इंटरेस्ट इनकम एनपीए हो जाती है। इन दोनों को आपको रिवर्स करना है। उसके बाद अगर कोई फीस कमीशन रिलेटेड इंटरेस्ट इनकम है जो अक्रूड है बट अनकलेक्टेड है, अनकलेक्टेड मतलब वो पैसा हमें अभी तक मिला नहीं है, उसको भी रिवर्स करना। मतलब क्या है, इंटरेस्ट इनकम को कलेक्ट करने के साथ साथ एक एडिशनल फीस भी मिलनी थी, पर वो एडिशनल फीस हमें मिली ही नहीं है, लेट फाइन जैसे। अगर वो मिला ही नहीं है, हम उसको अक्रूड बेसिस पर चार्ज किए हुए हैं, तो उसे भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिर एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन कर लो बोरोवर से, ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा अबाउट द इंटरेस्ट चार्ज्ड and the interest which has been recorded, and then the auditor shall take appropriate action, ठीक है। Okay, next, CBC Bank Limited has multiple loan accounts classified as NPA. During the financial year, some borrowers made partial payments towards outstanding dues. However, there was no explicit agreement between the bank and the borrower regarding the appropriation of these recovery, whether they should be adjusted towards principal or interest. The bank finance team decided to recognize the recovered amount as interest income, गलत है, in the financial statement. However, during statutory audit, the auditor has raised his concern regarding this treatment. अब आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइए पार्शियल रिकवरी को कैसे ट्रीट करेंगे। पहले मैं बता देता हूं पार्शियल रिकवरी होती क्या है। हर लोन के अमाउंट के साथ इंटरेस्ट होता है। जो ईएमआई आप पेमेंट करते हो उसमें एक प्रिंसिपल का अमाउंट होता है, एक इंटरेस्ट का अमाउंट होता है। बात क्या है कि एक एनपीए हो गया है और जो क्लाइंट है बैंक का, उसने बैंक को पेमेंट की है, लेकिन अगर ऐसी पेमेंट हो रही है जहां पर पूरा पैसा नहीं पेमेंट किया जा रहा, तो एक मुद्दा आता है कि उसको प्रपोर्शन कैसे किया जाए बिटवीन इंटरेस्ट इनकम एंड प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये डिपेंड करता है कि बैंक और बोरोवर के बीच में कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट है कि नहीं। अगर बैंक और बोरोवर के बीच में कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं है, सो दिस अमाउंट शैल नॉट बी सोली टेकन टू इंटरेस्ट, बट इट शुड बी प्रपोर्शनड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस, ठीक है, कि इंटरेस्ट में भी थोड़ा पैसा जाएगा और थोड़ा प्रिंसिपल में भी जाएगा। और इंटरेस्ट का पैसा सिर्फ तभी रिकॉग्नाइज करना है और आपको बुक्स में व्हेन द सेम हैज बीन क्रेडिटेड टू इनकम। और ये भी ऑडिटर को चेक करना है कि ये वो वाला पैसा नहीं होना चाहिए कि एक नया लोन लेके पुराना लोन रीपे कर दिया, वो पैसा नहीं होना चाहिए। देन दैट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, देन इट stands as an NPA। आइए,
अच्छा, ये है प्रोविजनिंग वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें भैया आपको ना खाली परसेंटेजेस याद होनी चाहिए, तो आपका प्रोविजनिंग अपने हिसाब से हो जाएगा बढ़िया से। अगर परसेंटेजेस याद है तो हमको तो ऐसा देखो सिंपल है, 15% है एक, ठीक है, एक 15% है, एक 25% है, एक 40% है, एक 100% है। ठीक है, 15 वाला दोनों का कॉमन है, बाकी अनसिक्योर्ड में सब 100 है। ठीक है, ये सिक्योर्ड का है, ये D1, ये D2 और ये D3, सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं। अग्रिम, सीए स्टूडेंट, is a part of an engagement team conducting audit of Madurai branch of ARB Bank. CA Bhuvan, the engagement partner, has asked him to verify the provision made by the branch on March 31st, 2024. ये देखो, ये प्रोविजंस बने हुए हैं, ये है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये बैंक ने प्रोविजन बना के रखा है। अब देखते हैं। द एंगेजमेंट पार्टनर हैज ऑलरेडी वेरीफाइड एनपीए क्लासिफिकेशन। द आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स ऑन March 31st, 2024 relating to each NPA account listed above, ठीक है, एक्सेप्ट ASD एंड सन्स आर फुल्ली सिक्योर्ड। मतलब इस ये अनसिक्योर्ड है, बाद बाकी ये सब सिक्योर्ड है। ठीक है, बाद बाकी ये सब सिक्योर्ड है। तो भाई इसीलिए तो अनअकैडमी अलग है ना बॉबी भैया, क्योंकि यहाँ मैं बैठा हूँ ना, इसीलिए तो अलग है। यहाँ पे आपको हर सवाल का जवाब भी मिलता है, हर चीज़ का प्लानर भी मिलता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बच्चों के बैठे भी रहते हैं। इनफैक्ट अभी जब आप ये मैसेज कर रहे हैं, हम एक वीडियो ही शूट कर रहे हैं, जो 31 तारीख को एग्ज़ाम है, बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प करने के लिए। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चे को पास कराना। आई नेक्स्ट, however only on personal guarantee of the proprietor net worth is available on account of ASD and sons। ठीक है, मतलब बेसिकली ये बता रहे हैं कि ASD एंड सन्स का सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है। अभी हमसे डायलेमा में है, पूछ रहे हैं कि रिजर्व कैसे बनना है। अब देखो, मैं तुमको ये यहां पर बढ़िया से करके दिखाता हूं। यहां पर D1 कैटेगरी में 10 लाख है, D1 कैटेगरी सिक्योर्ड कैटेगरी, D1 सिक्योर्ड कैटेगरी कितने का बनना चाहिए प्रोविजन? 25% का बनना चाहिए ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। मतलब कितने का? 2.5 लाख का। इन्होंने कितने का बना के रखा है? 5 लाख का एक्सेस प्रोविजन बना हुआ है। सब स्टैंडर्ड कैटेगरी कितने का बनना चाहिए? कितने का बनना चाहिए सब स्टैंडर्ड कैटेगरी? 15%। ठीक है, तो 50 लाख का 15% हुआ आपका 7.5 लाख, और इन्होंने कितना का बना के रखा है? 7.5 लाख का। परफेक्ट है, कुछ एक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है। डाउटफुल D2 कैटेगरी में है, लेकिन ये सिक्योर्ड है। ठीक है, तो कितने का बनना चाहिए? 30 करोड़ इंटू 40%, मतलब 12 करोड़ का। लेकिन बनाया कितने का है? बनाया है 30 करोड़ का। ठीक है, बनाया है 30 करोड़ का। बनाया है 30 करोड़ का। ठीक है, अब ये जो 30 करोड़ का बनाया है इन्होंने, 30 करोड़ रुपीस का बनाया है, और बनाना कितना चाहिए था? 12 का। तो कितने का एक्सेस हो गया? 18 करोड़ एक्सेस। ठीक है, 18 करोड़ एक्सेस। ठीक है, अब आया नेक्स्ट। ठीक है, अगला, ये तो भैया लॉस एसेट है, 100% का प्रोविजन बनाना चाहिए, वैसे भी अनसिक्योर्ड है, पूरे 1 लाख का, और पूरे 1 लाख का ही बना है, तो ये परफेक्ट है। मतलब पॉइंट नंबर 2 और लास्ट वाला परफेक्ट है, ये और ये दोनों एक्सेस है।
ठीक है, चलो हो गया, सिंपल का क्वेश्चन है, ज्यादा मेहनत नहीं है इसमें। अच्छा, ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर वाला क्वेश्चन देखो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पास्ट में आया हुआ, और आ जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ड्राइंग पावर होता क्या है आप समझो, एक होती है आपकी सैंक्शन लिमिट, ठीक है, कि आप बैंक से कितना निकाल सकते हो, और उसके बाद आपको देना होता है अपना स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक स्टेटमेंट की करंट हालत देख के आपकी ड्राइंग पावर डिटरमाइन की जाती है। तो ड्राइंग पावर कैन बी मैक्सिमम अप टू, ध्यान से सुनना है सेंटेंस, ड्राइंग पावर कैन बी मैक्सिमम अप टू सैंक्शन लिमिट और कैन बी बिलो द सैंक्शन लिमिट, बट इट कैन नॉट एक्सीड द सैंक्शन लिमिट, ये याद रखना, ठीक है, इट कैन नॉट एक्सीड द सैंक्शन लिमिट, ये चीज याद रखना। अब बात ये है सर, देखो ध्यान से सुनो, तो यहां पर ना बेसिकली आपको स्टॉक स्टेटमेंट बनाना है। तो देखो स्टॉक हमारा अपना होता है, लेकिन स्टॉक से हम लोग क्रेडिटर को पैसा देना होता है हमारे। तो हम ये निकलना चाह रहे हैं ड्राइंग पावर में कि कितना स्टॉक मेरा है और कितने डेटर से मेरे को पैसा मिलने वाला है। तो देखो हम स्टॉक से पहले क्रेडिटर माइनस करते हैं। स्टॉक मेरे पास कितना है सर, 60 लाख, 60,000 का स्टॉक है। उसमें से मैंने माइनस कर दिया क्रेडिटर, क्योंकि ये पैसा मेरे को चुकाना है, जो कि है 10,000। मेरा बैलेंस कितना बचा, 50,000। बैंक बोलता है हम आपको 50,000 का भी लोन नहीं देंगे, क्योंकि हमको भरोसा नहीं है, हम कुछ मार्जिन हटाएंगे। तो मार्जिन हमेशा दिया होता है क्वेश्चन में, वो बोलता है स्टॉक में 30% मार्जिन लेंगे। तो 50,000 का 30% हटा दिया, 15,000। 35,000 रुपया ये मेरे को स्टॉक के 60,000 के बदले में देने के लिए रेडी है एज लोन। अब डेटर में मेरे पास 55,000 का बैलेंस है। 3 महीने से पुराने जितने डेटर हैं उनको इन एलिजिबल कहा गया है। वैसे भी अगर 90 डेज के पार अगर आपका डेटर पड़ा है तो वो तो एनपीए हो जाता है ना, ठीक है, तो वो तो वैसे भी इन एलिजिबल है। तो 3 महीने से पुराना अगर डेटर हो तो उसको एग्जाम में कंसिडर मत करना, भले ही अगर ये लाइन ना भी दी हो तो यहां पर ये बता रहे हैं एक ऐसा इनवॉइस है जो 20/10/2023 का है। 20/10 मतलब 20 अक्टूबर का, हम लोग कर रहे हैं मार्च का। तो अक्टूबर से ड्यू है वो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना से ज्यादा ड्यू है, तो वो तो इनएलिजिबल हो गया। तो 55,000 से हम पहले हटाएंगे 15 जो इनएलिजिबल है, हमारा 40 बचा। अब ये इनमें से बोल रहा है कभी कभार इसमें ना बैड डेट भी दिया होता है, तो फिर आप बैड डेट भी माइनस करेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो डेटर को कम करती है वो आप इससे हटाएंगे। उसके बाद आप यहां से मार्जिन हटाएंगे, ठीक है, मार्जिन 40% का। और लास्ट में जो निकल के आता है वो बचता है आपका 24,000। अगर आप ये 24 और 35 टोटल कर दो तो दैट इज 55% ऑफ टोटल ड्रॉइंग पावर, ठीक है। ड्रॉइंग पावर शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 48। बोलो क्यों? क्योंकि सैंक्शन लिमिट जो सम में दी हुई है, जो सैंक्शन लिमिट सम में दी हुई है वो 48,000, तो वहीं तक लिमिटेड होगी, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया था, वो आरटीपी में था, ये पेपर में था, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। स्टॉक की वैल्यू 50,000 है, हमने लिख दिया। इससे मेरा क्रेडिटर 15,000 है, हमने माइनस कर दिया, ठीक है, हमारा बचा 35। फिर इन्होंने बोला मार्जिन बैंक रखेगा 20% का, हमने बोला ठीक है रख लो। तो 28,000 रुपया आया 20% हटाने के बाद, इसी का 20% किया, ठीक है। उसके बाद आया डेटर 45,000, ठीक है, डेटर 45,000। इसमें 5 इन एलिजिबल है, 5 इन एलिजिबल हटा दो, 40 इधर आ जाएगा 40,000। अब इससे मार्जिन लेस करो 50%, ठीक है, मार्जिन लेस करो 50%, जो 20,000 का अब बचा 20,000, इसको टोटल करो 48,000 आ गया। लेकिन आपका जो सैंक्शन लिमिट है वो तो 45,000 है, तो उससे ज्यादा आप बांट ही नहीं सकते मार्केट में, 45 विल बी मैक्सिमम। अब यही मैं अगर बैड डेट दिया होता तो यहां पर बैड डेट भी लेस करते। ये हो गए आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल खत्म। अब आई होप आपको ऑडिट ऑफ बैंक्स में कॉन्फिडेंस आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से करिए, और कुछ चीज चाहिएगा तो कमेंट में लिखिएगा, अभी भी 2 दिन है, आई एम हियर, ठीक है, ऑल द बेस्ट।